कल हम लोगों ने जो थर्मोडायनेमिक्स की हमारी क्लास थी उसमें स्टेट फंक्शन और बेसिकली पाथ फंक्शंस क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा था। ट्रिक्स के बारे में पढ़ी थी। जस्ट ट्रिक्स से हम अपने कुछ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेट फंक्शंस को याद रख सकते हैं। और वैसे ही आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में इस वर्ड को बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। ठीक है, आप थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी आप आगे जाके क्लासेस में टर्म सीखोगे, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, ये सब तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। कुछ टर्म्स आप इस चैप्टर में सीखोगे, बट द फैक्ट इज थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं एक सिस्टम, तो मेरा एक वेट होगा, है ना, मेरी बॉडी का एक कलर होगा, मेरी आँखों का एक कलर होगा, मेरे बालों की लेंथ का एक कलर होगा, मेरी एक हाइट की वैल्यू होगी, मेरा एक ब्लड ग्रुप होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही जब भी आप किसी सिस्टम की बात करते हो थर्मोडायनेमिक्स के नज़र में, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बेसिकली हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम थर्मोडायनेमिक्स में बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादातर कभी कभी हो सकता है मुझे करनी पड़ जाए, बट हम लोग ज़्यादातर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में देखो, जितनी भी आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को नॉट इवन थर्मोडायनेमिक्स, इवन इन फिजिक्स ऑल्सो, जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग अपने आजू बाजू देखते हैं उन सारी प्रॉपर्टीज़ को ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और दूसरे सेट को कहा जाता है कौन सी वाली प्रॉपर्टीज़, आप लोगों की इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ये वो दो वर्ड्स हैं जो आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। किस प्रॉपर्टी को इंटेंसिव कहते हैं, किन प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंसिव कहते हैं, ये भी आपको जानकारी इनकी होनी चाहिए, ठीक है। देखो, तो अगर मैं बातचीत करूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की, तो बेसिकली आपके थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम में या फिर आपकी साइंस की दुनिया में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उन प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए कितना सब्सटेंस का लेंथ यूज़ किया गया है, या उस प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का कितना मास यूज़ किया गया है। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आप लोगों की उन प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, ठीक है, उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ में आती हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता किस बात से, कि उनको मेजर करने के लिए, ठीक है, उनको मेजर करने के लिए आपने कितना लंबा मटेरियल यूज़ किया था, ठीक है, मतलब आपके मटेरियल की लेंथ कितनी आपने यूज़ की थी, या फिर आपने उस मटेरियल का आपने एरिया कितना लिया था, या फिर आपने वॉल्यूम कितना लिया था, या आपने मास कितना लिया था, ठीक है। उनको मेजर करते वक्त आपने कितना, अब देखो मेरी हिंदी थोड़ी पुअर है, ठीक है, उसको संभाल लेना, बहुत साल हो गए नहीं लिखी है, कितना आपने एरिया यूज़ किया, ठीक है, कितना वॉल्यूम यूज़ किया, कितनी लेंथ यूज़ की, ठीक है, कितना मास यूज़ किया, इन सब चीज़ों से जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फ़र्क नहीं पड़ता वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कहलाती है इंटेंसिव, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ने का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप 1 किलो सोडियम लेकर आओ या आप 1 मिलीग्राम सोडियम लेकर आओ, जो सोडियम की डेंसिटी 1 किलो के लिए थी वही सोडियम की डेंसिटी 1 ग्राम वाले सोडियम की भी होगी। पानी आप 1000 लीटर लेकर आओ कि आप 10 लीटर लाओ कि आप 10 ml लाओ, पानी का यदि मेल्टिंग या बॉइलिंग, जो भी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, अगर वो 1 atm है तो वो बाद में भी बोलो कितना रहेगा, 1 atm रहेगा, ठीक है। इन्हें हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए
आप 100 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हो, 200 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हो, 1 टन इस्तेमाल कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उन प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें फ़र्क पड़ता है। अगर आप उनकी लेंथ चेंज कर दोगे तो प्रॉपर्टी का आंसर कुछ और आएगा। अगर आप एरिया चेंज कर दोगे तो प्रॉपर्टी का आंसर कुछ और आएगा। अगर आप वॉल्यूम चेंज कर दोगे तो प्रॉपर्टी का आंसर कुछ और आएगा। सो बेसिकली जिन प्रॉपर्टीज़ को फ़र्क पड़ता है, उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को कौन सी कैटेगरी के अंदर डाला जाता है, उन लोगों को हम लोग डालते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत। यानी कि फ़र्क अगर पड़ता है, ठीक है, किस चीज़ से, कि ज़्यादा मास लिया है कि कम मास लिया है, बराबर, आपने ज़्यादा लेंथ ली है कि कम लेंथ ली है, ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, जिन्हें फ़र्क पड़ता है अमाउंट ऑफ मैटर से। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं। किस चीज़ के इंडिपेंडेंट होती हैं? अमाउंट ऑफ मैटर की। यानी कि आपने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए कितना मैटर इस्तेमाल किया, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और जो प्रॉपर्टीज़ उन्हें फ़र्क पड़ता है कि अमाउंट ऑफ मैटर कितना लिया गया है, जो डिपेंडेंट होती हैं किस पे, अमाउंट ऑफ मैटर पर, उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं कि ये फलाना प्रॉपर्टी हमारी एक्सटेंसिव है और ये फलाना प्रॉपर्टी हमारी इंटेंसिव है। तो ये चीज़ें कैसी है, डायरेक्टली अगर आप बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए पूछी जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप थर्मोडायनेमिक्स को MCQ लेवल पे डील कर रहे हो तो पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इवन जो केमिस्ट्री के हायर एग्जाम्स होते हैं, मतलब केमिस्ट्री, अगर एक इंसान ने केमिस्ट्री फील्ड में इंजीनियरिंग की है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज एक्चुअली निकलती हैं, जिसमें से एक तो बहुत ही फेमस एग्ज़ाम होता है, एक आपका वो किसी गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं, वो PhD करने के लिए होता है, गेट का, नेट का, सेट का, और एक आपके होते हैं जियो केमिस्ट, वो आपकी पर्टिकुलर जॉब के लिए होता है, TIFR का होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्स में भी इवन ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 4 ठोक ऑप्शन दे देगा और उनमें से आपको पहचानना होगा कि कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या कौन नहीं है। तो हम लोग कैसा है, जब बोर्ड्स के लिए लर्न करते हैं या जब हमें पढ़ाया जाता है तो हम में से सब इंसानों को ना बहुत अच्छे से पता होता है कि इंटेंसिव मतलब जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही और एक्सटेंसिव मतलब जो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। चाहे आप NCERT पढ़िए या आप कोई दूसरी टेक्स्ट बुक पढ़िए, बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पल्स होते हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम लर्न कर लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोगों को आ गई। बट रियलिटी में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के जब क्वेश्चंस या MCQ आपको फ्रेम करके मिले जाते हैं ना, तब आप उसको क्या नहीं कर पाते हो, अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने सिर्फ डेफिनेशन वाइज इन चीज़ों को फील किया, रियलिटी में हमने इनको फील ही नहीं किया, ठीक है। तो देखो कुछ एग्जाम्पल्स के वाया मैं इनको समझाने की कोशिश करूँगी, तो कोशिश करिएगा कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आए। अब जैसे मान लेते हैं मैंने तुम लोगों से एक वर्ड कहा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो मैंने जैसे कहा कि एक वो प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। तो इसको एग्जाम्पल नंबर 1 से हम लोग लेते हैं। जैसे कि आप लोग जब फिजिक्स की दुनिया में थे, आप लोगों ने फिजिक्स की दुनिया में बोलो क्या पढ़ के रखा है, एक वर्ड पढ़ के रखा है रेजिस्टेंस, और दूसरा वर्ड तुम लोगों ने पढ़ के रखा है रेजिस्टिविटी, ठीक है। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है ना, एक हमने वहाँ पे वर्ड पढ़ा था कंडक्टिविटी और एक वर्ड हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, याद आ रहा है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के बारे में बात करूँ तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने बचपनों में जब कभी ना कभी ये चैप्टर पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसको डिराइव किया होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस की किसी भी कंडक्टर की जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, एरिया के। इसका मतलब अगर तुम एक ऐसी वायर लेते हो जो 5 सेंटीमीटर की है और मान लेते हैं आप एक ऐसी वायर लेते हो जो 5 मीटर की है, तो दोनों की, भले वो दोनों मान लो कॉपर वायर है, बट दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। क्यों, क्योंकि वो दोनों की लेंथ अलग है। आप एक मोटी वायर लेते हो
वर्सेस आप एक पतली वायर लेते हो। तुमने देखा हो ना, जो खंभों में वायर होती है वो मोटी होती है, और जो हम अपने घर के दीवारों में वायरिंग पर्पस के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो दीवारें कैसी होती हैं, वो पतली होती हैं, राइट। तो ऐसे केस में अगर आप एक मोटी वायर का इस्तेमाल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस अलग आएगा। आप अगर एक ऐसी वायर का इस्तेमाल कर रहे हो जो पतली है, उसका रेजिस्टेंस आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। सो बेसिकली क्योंकि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में ही साफ साफ मुझे ये देखने को मिल रहा है कि वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आप बड़ी वायर ले रहे हो, आप छोटी वायर ले रहे हो, आप मोटी वायर ले रहे हो, आप पतली वायर ले रहे हो, सो ऑब्वियस है कि रेजिस्टेंस आप लोगों का चेंज होगा। सो देयरफॉर मैं रेजिस्टेंस को कैसी प्रॉपर्टी कहूँगी कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट परंतु अगर मैं बात करूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में, तो तुमने जाना होगा एक सिंबल होता है रेजिस्टिविटी। इसको यूजुअली हम इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, दैट इज रो। इसका नाम क्या होता है, रो। ये जो सिंबल है आप लोगों का रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब हमें लगता है रे ऐसा कैसे, ये रेजिस्टिविटी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? तो इस कोई भी प्रॉपर्टी को आप एक्सटेंसिव या किसी भी प्रॉपर्टी को आप इंटेंसिव तभी एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो जब आपको ये चीज़ पता हो कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। जिस बंदे को ये बात पता है कि रेजिस्टिविटी एक क्या है, रेजिस्टिविटी बेसिकली आप लोगों की एक ऐसी फिजिक्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आप लोगों की फिजिक्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि यदि आप लोगों के पास एक बहुत लंबी वायर है तो मुझे उस बहुत लंबी वायर के रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है ना, मुझे उस बहुत लंबी वायर के रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। मैं उस बहुत लंबी वायर के क्या कर देती हूँ, छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े कर देती हूँ। इस 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा, ये 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा, 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा, और अगर मैं कहूँ जाओ जाकर उस 1 सेंटीमीटर के टुकड़े का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस आता है ना, वो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या कहलाता है, जो रेजिस्टेंस आता है वही आप लोगों की क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, वही रो होती है, ठीक है। वही वाली चीज़ आप लोगों की क्या होती है, रो होती है। यानी कि जिस इंसान को ये चीज़ पता है कि रेजिस्टिविटी का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, है ना, 1 सेंटीमीटर की वायर का रेजिस्टेंस। तो मुझे एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर मतलब मैंने फिक्स कर दिया ना कि मुझे 1 सेंटीमीटर के लिए ही चाहिए, मैंने फिक्स कर दिया कि मुझे 1 सेंटीमीटर के लिए ही चाहिए। तो ऐसे में ये क्वांटिटी क्या, अगर आप बड़ी वायर भी ले आओगे तो क्या उस बड़ी वायर को मैं यूज़ करूँगी? नहीं, मैं उस बड़ी वायर को यूज़ नहीं करूँगी। मैं उस बड़ी वायर का सिर्फ क्या देखूँगी, 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा देखूँगी, बराबर। अगर मान लेते हैं आपके पास एक वायर है 5 सेंटीमीटर लंबी, वैसी ही आप एक दूसरी वायर ले आओ बट 5 मीटर लंबी, मैं कहूँगी दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, क्योंकि वायर आप चाहे 5 सेंटीमीटर की लाओ या चाहे आप वायर 5 मीटर की लाओ, आखिर रेजिस्टिविटी कैलकुलेट किसके लिए की जा रही है, 1 सेंटीमीटर के लिए कैलकुलेट की जा रही है ना। और 1 सेंटीमीटर तो दोनों में ही सेम बातचीत है, आप पहली वायर का भी 1 सेंटीमीटर लोगे, अब दूसरी वायर का भी 1 सेंटीमीटर लोगे। तो जब हम ये सब बता देते हैं किसी भी क्वांटिटी को नापने के लिए कि हमको इस क्वांटिटी की यूनिट तब चाहिए जब ये क्वांटिटी 1 सेंटीमीटर की हो, जब 1 मीटर स्क्वायर की हो, जब 1 लीटर की हो, जब 1 ग्राम की हो, जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का लेंथ से, मास से कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे कितना भी बड़ा लेंथ लाओ, चाहे कितना भी बड़ा मास लाओ, मुझे उस बड़े लेंथ, उस बड़े मास से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उसके यूनिट वाले से मतलब है। तो बस वही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आप लोगों की क्या कहलाने लगती है, इंटेंसिव। इसीलिए रेजिस्टिविटी मेरी कैसी यूनिट है, इंटेंसिव, ठीक है। तो मैं तुम्हें कुछ लिस्ट बनाकर दे रही हूँ, उन लिस्ट में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ऑब्वियसली सारे एग्जांपल्स तो मैं ले नहीं सकती ना, इंटेंसिव एक्सटेंसिव के कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऐसे केस में जो जो एग्जांपल्स मैं ले रही हूँ एटलीस्ट तुम्हें वो ध्यान में होने चाहिए कि हाँ करके इन पर्टिकुलर एग्जांपल्स को हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, इंटेंसिव। तो इंटेंसिव के पार्ट में इसको लिखना शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल्स के सेक्शन में अगर मैं आ जाऊँ तो प्रेशर आप लोगों का कैसा है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे, तुम अभी जिस कमरे में बैठे हो
तुम्हारी उंगली पर एक हवा प्रेशर लगा रही होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मान लेते हैं मैं बोलूँगी कि अच्छा तुम्हारे सर पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो इट डजेंट मीन्स कि तुम्हारे सर पर कुछ अलग प्रेशर लग रहा होगा। तुम्हारे सर के ऊपर भी उतना ही प्रेशर लग रहा होगा जितना तुम्हारी पैर की उंगली पर या तुम्हारे किसी दूसरे बॉडी पार्ट पर या कमरे के किसी दूसरे कोने पर लग रहा है ना। प्रेशर इस बात पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, प्रेशर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि एक पर्टिकुलर पर्सन रूम में कहाँ बैठा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन रूम में आप लोगों का कहाँ बैठा है, इस बात पे आप लोगों का प्रेशर क्या है डिपेंड नहीं करता है। सो देयरफॉर प्रेशर आप लोगों की कैसी प्रॉपर्टी हुई, एक इंटेंसिव। मान लेते हैं मैं उस कमरे के 2 पार्टीशंस कर देती हूँ, ठीक है, मैं मान लेते हैं उस कमरे के 2 पार्टीशन कर देती हूँ। तो ऐसे में 2 पार्टीशन करने के बाद आधी हवा दूसरे कमरे में चली जाएगी, आधी हवा एक कमरे में रह जाएगी। तो हवा के कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गया है ना, वॉल्यूम बढ़ गया, थोड़ा वॉल्यूम उधर चला गया, थोड़ा वॉल्यूम मेरी तरफ आ गया, राइट। तो ऐसे केस में जो वॉल्यूम है वो तो कमरे को डिवाइड करने से आधा आधा हो गया, कम हो गया, वो तो चेंज हो गया। सो वॉल्यूम एक कैसी क्वांटिटी हुई आप लोगों की, एक कैसी क्वांटिटी हुई, एक्सटेंसिव। मान लेते हैं मेरे पास एक ज़मीन है, ठीक है, बराबर मेरे पास एक ज़मीन है, ठीक है। अच्छा, उस पर्टिकुलर ज़मीन के मैंने 2 बंटवारे कर दिए। तो एक मैंने दिया x बेटे को, एक मैंने दिया y बेटे को, बराबर ऐसा मैंने हरकत की। तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों को इक्वल ज़मीन मिली? क्या मतलब जितनी पहले थी क्या अभी भी उन लोगों को वही सेम क्वांटिटी ऑफ ज़मीन मिली? क्या नहीं। बंटवारा कर देने से मान लेते पहले 1 एकड़ ज़मीन थी, तो अब दोनों को कैसा मिल रहा है, आधा आधा मिल रहा है। तो ये जो वर्ड होता है एरिया, ये एरिया भी कैसी क्वांटिटी है, एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। अगर आप चेंज करोगे, किस चीज़ को चेंज करोगे, अगर आप लेट से पार्टीशन कर दोगे, बंटवारा कर दोगे, तो बंटवारा करने से ये वैल्यूज ही बोलो कैसी हो जाएंगी आप लोगों की, चेंज हो जाएंगी। तो वॉल्यूम, एरिया या फिर लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो भी आप कहो, ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं, एक्सटेंसिव क्वांटिटीज़ होती हैं। चलो बात करते हैं गेहूं की। मान लेते हैं मेरे पास 50 किलो गेहूं है, उसका 2 बंटवारा हो गया। तो बंटवारा होने के बाद जो 2 लोग हैं, क्या उन दोनों लोगों को 50-50 किलो मिलेगा? क्या नहीं, दोनों लोगों को 50-50 किलो नहीं मिलेगा, दोनों को आधा आधा मिलेगा। तो इसका मतलब जब हम किसी मास की बात करते हैं और मास को अगर आप बांट देते हो, तो बांटने के बाद जो 2 लोग हैं जिनको मास मिल रहा है, वो पर्टिकुलर मास भी बोलो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। बंटवारा करने से उसमें क्या आ जाता है, चेंज क्रिएट हो जाता है। तो मास एक कैसी क्वांटिटी हुई, एक्सटेंसिव। सो प्रेशर कमरे के आप किसी भी पॉइंट पे जाकर मेजर करिए, आपको हर कमरे के पॉइंट पे प्रेशर बताइए कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। सिमिलरली आप कमरे के किसी भी पॉइंट पर बैठिए, आपको हर कमरे के हर एक पॉइंट पे बताइए कैसा मिलेगा। आप लोगों को पर्टिकुलरली वो पर्टिकुलर आप लोगों का क्या मिलेगा, जो टेम्परेचर है वो भी आप लोगों को कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। सो टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर से रिलेटेड जो अदर क्वांटिटीज़ होती है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या कोई दूसरा पॉइंट, सभी प्रकार के टेम्परेचर एक कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यानी कि आप 1 ग्राम सोडियम लाए हैं, आप उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालो कि 50 किलो सोडियम लाओ और उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालो, दोनों ही केसेस में आपका मेल्टिंग पॉइंट बोलिए कैसा आएगा, सेम आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज विच प्रॉपर्टी, इट इज टर्म्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। उसको हम लोग कैसी प्रॉपर्टीज कहते हैं, उसको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो प्रेशर, टेम्परेचर, ये कैसी प्रॉपर्टीज हो गई, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है डेंसिटी। डेंसिटी आप लोगों की एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी कि आप अगर 1 लीटर पानी लाते हो, उस 1 लीटर की पानी की आप डेंसिटी कैलकुलेट करते हो, और मान लेते हैं आपका दूसरा दोस्त है, वो 1 ml पानी लाता है और वो भी उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की मतलब वाटर की डेंसिटी निकालता है। तो वो ये देखता है कि दोनों सेम टेम्परेचर पे निकाल रहे हो, दोनों सेम टेम्परेचर पे निकाल रहे हो, प्रेशर पे निकाल रहे हो, तो दोनों की डेंसिटी बोलो कैसी आती है, दोनों की डेंसिटी बोलो कैसी आती है, सेम आती है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैम जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अब आपने बताया कि मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आपने बताया कि वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो फिर जो डेंसिटी है
फिर तो मैडम डेंसिटी को भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए, बट नहीं, क्योंकि जब आपने बंटवारा किया तो आपके बंटवारा करने की वजह से जो मास था वो आधा हो गया, जब आपने बंटवारा किया तो जो वॉल्यूम था वो भी आधा हो गया, तो यानी कि इनडायरेक्टली वो 2/2 तो कट गया, तो मास बाय वॉल्यूम तो मास बाय वॉल्यूम ही रहा ना। सो डेंसिटी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास का कितना बंटवारा हो रहा है, वॉल्यूम का कितना बंटवारा हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर आपके पास मान लेते हैं 1000 लीटर वॉल्यूम है, तो 1000 लीटर में से 1 ml का वॉल्यूम कितना होगा। अगर आपके पास मान लेते 50,000 लीटर वॉल्यूम है, तो 50,000 में से 1 ml का वॉल्यूम कितना होगा। डेंसिटी को उससे मतलब होता है, डेंसिटी को उस पर्टिकुलर क्वांटिटी से मतलब होता है। तो डेंसिटी भी रेजिस्टिविटी के जैसे 1 ml के लिए डिफाइन होती है, ना कि पूरे के पूरे लीटर ऑफ वॉल्यूम के लिए, बराबर, ना कि पूरे के पूरे लीटर ऑफ वॉल्यूम के लिए। ठीक है, सो देयरफॉर डेंसिटी भी हमारी कैसी प्रॉपर्टी है, आप लोगों की एक एक्सटेंसिव नहीं बल्कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इवन इस पर्टिकुलर डिस्कशन से तुम एक नोट तैयार कर सकते हो कि जब भी हम रेशो लेते हैं, किसका रेशो लेते हैं, ऑफ एनी 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो उन दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशो होता है, ठीक है, वो आप लोगों को हमेशा क्या देगा, वो आप लोगों को क्या देगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी देगा। ठीक है, बराबर, वो आपको क्या देगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी देगा। 2 एक्सटेंसिव लोगों का रेशो आपको कौन सी प्रॉपर्टी देगा, एक इंटेंसिव। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि मैम फिर तो 2 इंटेंसिव का भी रेशियो लोगे तो आप वो एक्सटेंसिव देगा, वाइस वर्सा नहीं। ठीक है, फालतू के अपने दिमाग से कोई भी वाइस वर्सा वाले केस क्रिएट मत कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी के अलावा और कौन सी चीजें हैं, तो देखो फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। ये भी एक आप लोगों की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर तुम लोगों को थोड़ी भी सरफेस टेंशन की डेफिनेशन याद है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है ना। जैसे मैंने कहा था रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो तुमने मुझे क्या कहा था कि आपका रेजिस्टिविटी बोलो क्या होती है, आप लोगों का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कब, जब 1 सेंटीमीटर की वायर हो तब। तो वैसे ही सरफेस टेंशन भी क्या होता है, एक प्रकार से फोर्स होता है, बट कौन सा वाला फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि जो भी आपके पास सरफेस है, उस सरफेस की 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है, उसकी 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ में, 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज सरफेस टेंशन। यानी कि सरफेस टेंशन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, कि आप लोगों के पास लेंथ 50 मीटर है कि 500 मीटर है ना, बराबर 50 मीटर है कि 500 मीटर है, क्योंकि अगर आपने 500 मीटर भी लिया है तो भी सरफेस टेंशन क्या करेगी, कैलकुलेशन तो 1 सेंटीमीटर के लिए ही करेगी। अगर आपने 50 सेंटीमीटर ले भी आते हो तो भी कैलकुलेशन वो किसके लिए करेगी, 50 सेंटीमीटर के लिए नहीं करेगी, वो 50 में से जो 1 सेंटीमीटर होगा वो उस 1 सेंटीमीटर के लिए कैलकुलेशन करेगी। सो सरफेस टेंशन भी कैसी प्रॉपर्टी हुई, सरफेस टेंशन भी आप लोगों की कैसी प्रॉपर्टी हुई, ये आप लोगों की एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। इसके अलावा हम लोग केमिस्ट्री में एक वर्ड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने देखा था ईएमएफ। किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो भी कैसी प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों की एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना। फिजिक्स में एक और टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बराबर। अगर आपके पास एक कोई कांच का टुकड़ा है, आप एक बहुत बड़ा कांच ले आओ या उस कांच का एक छोटा सा टुकड़ा ले आओ, दोनों से ही आपको वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी जो छोटे से टुकड़े से मिल रही है, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक कैसी प्रॉपर्टी हुई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई, बराबर। इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी आप लोगों की कैसी प्रॉपर्टी है, एक आप लोगों की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा देखो हम लोग और बातचीत करते हैं आप लोगों के टर्म्स के बारे में। जैसे हम लोग हीट में एक पर्टिकुलर चीज डिफाइन करते हैं, जैसे मोलर हीट कैपेसिटी हम ये वर्ड बोलते हैं, है ना। हम लोग एक वर्ड कहते हैं आप लोगों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी भी क्वांटिटी के आगे स्पेसिफिक वर्ड लग गया है, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपने उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को मास से डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अगर किसी भी क्वांटिटी के आगे, ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वांटिटी के आगे क्या लग गया है,
स्पेसिफिक वर्ड लग के मिल चुका है, इसका मतलब बोलो क्या, वो पर्टिकुलर क्वांटिटी आप लोगों की किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो पर्टिकुलर क्वांटिटी आप लोगों की किस में कन्वर्ट हो चुकी है, आप लोगों की इंटेंसिव में कन्वर्ट हो गई है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो वर्ड स्पेसिफिक होता है ना, इस स्पेसिफिक वर्ड का मतलब ही ये होता है कि हमने उस पर्टिकुलर चीज का फॉर्मूला डिराइव करने के दौरान उसको किससे डिवाइड कर दिया होगा, मास से। मतलब उसके फॉर्मूले में पहले से मास था और आपने उसको और मास से डिवाइड कर दिया, तो मास और मास कट गए, तो बेसिकली वो क्वांटिटी आप लोगों की क्या बन गई है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई है। ठीक है, वो क्वांटिटी आप लोगों की क्या बन गई है, कैसी प्रॉपर्टी बन गई है, इंटेंसिव। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं किस चीज़ के, आप लोगों के एक्सटेंसिव के या फिर आप लोगों के इंटेंसिव के। ठीक है, उनमें से मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बताए। तो अगर किसी भी क्वांटिटी के आगे तुम्हें स्पेसिफिक वर्ड दिख जाए तो वो आपकी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और हमने क्या पढ़ा, हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पीएच पढ़ा है। पीएच एक आप लोगों की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिजिक्स में आप एक टर्म पढ़ते हो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी आप लोगों की कैसी है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। केमिस्ट्री में हम लोग कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं, कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कई लोग मोलैरिटी यूज करते हैं, है ना, या फिर कई लोग मोलैलिटी यूज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई लोग मोल फ्रैक्शन, कई लोग पीपीएम। तो सारी कंसंट्रेशन की जो कैलकुलेशंस की जाती हैं वो सब की सब आप लोगों की कौन होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वैसे अगर मैं बात करूं किसकी, आप लोगों के एक्सटेंसिव की, तो मैं बता चुकी हूं कि एक्सटेंसिव कौन कौन है। बट स्टिल जिन लोगों के आगे स्पेसिफिक वर्ड नहीं लगा है, जैसे कभी अगर मैं हीट के आगे स्पेसिफिक वर्ड लगा देती हूँ, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो बन जाती है इंटेंसिव। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना लिखती हूँ कि हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। कल जो मैंने तुम लोगों को केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स बताए थे, एंट्रोपी यानी कि एस, इंटरनल एनर्जी यानी कि ई, एंथैल्पी यानी कि एच, राइट, गिव्स फ्री एनर्जी यानी कि जी। ठीक है, ये सारे के सारे लोग आप लोगों की कैसी प्रॉपर्टी होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, अगर किसी भी प्रॉपर्टी के आगे स्पेसिफिक वर्ड दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगी, आप लोगों की इंटेंसिव। अगर आपने दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लेके रखा है तो ऐसे केस में वो क्या बन जाएगी, आप लोगों की इंटेंसिव। इवन एक बात और याद रखना, अगर किसी भी क्वांटिटी के आगे तुम्हें मोलर वर्ड लिखा हुआ लिख रहा है, जैसे मोलर कंडक्टिविटी है ना, तो वो भी प्रॉपर्टी आप लोगों की क्या बन जाएगी, इंटेंसिव बन जाएगी। वो प्रॉपर्टी भी आप लोगों की क्या बन जाएगी, इंटेंसिव। तो स्पेसिफिक वर्ड लग जाने से या मोलर वर्ड लग जाने से आप लोगों की जो यूनिट है, मतलब जो आपकी क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक यूनिट है, ये क्या बन जाती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये काफ़ी हद तक एक तरीका हो गया आइडेंटिफाई करने का कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है और इंटेंसिव। ठीक है, फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं। कल हम लोग इसके आगे की क्लास में वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना।